नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। आपको याद होगा कि हमने पिछली 2 कक्षाओं से मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ना शुरू किया है, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ना शुरू किया है। और आज जब हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे तो ये मौर्य उत्तर काल की आखिरी क्लास होगी, पोस्ट मौर्यन पीरियड की लास्ट क्लास होगी। पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद 2 तरह के राज्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक स्वदेशी राज्य और दूसरा विदेशी राज्य। स्वदेशी राज्यों में हमने शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक, इक्ष्वाकु और चेदी, इन सब का अध्ययन कर लिया है। जब हम विदेशी राज्यों को पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले हमने हिंद यूनानी शासक अर्थात इंडो ग्रीक रूलर्स, हिंद यूनानी शासकों के बाद शक अर्थात सीथियन, फिर पहलव अर्थात पार्थियन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसी क्रम में अब आखिरी शासक या आखिरी वंश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी। देखो, कुषाण के साथ हमेशा आप देखोगे कि साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, कुषाण के साथ एम्पायर वर्ड का यूज किया गया है। इसका कारण भी है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया तो वो कुषाणों ने किया। कुषाणों की उत्तरी सीमा चीन से जाकर के लगती थी, दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत और कच्छ की खाड़ी से जाकर के लगती थी, वहीं पूर्वी सीमा बिहार से जाकर के लगती थी और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और मध्य एशिया वाले क्षेत्र से जाकर के लगती थी। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। यही कारण है कि कुषाण साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुषाण एम्पायर वर्ड का यूज किया जाता है। कुषाणों का भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कुषाण का एक शासक है कनिष्क, कनिष्क प्रथम, कनिष्क द फर्स्ट। उसने महायान बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा विकास किया, उसने महायान बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया। बौद्ध धर्म के अगर 2 सबसे बड़े आश्रयदाता कहे जाएं तो उसमें एक नाम अशोक का आएगा और दूसरा नाम कनिष्क प्रथम का आएगा। दूसरा, इनका शासनकाल जाना जाता है कि इन्होंने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। देखो, सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, उससे पहले ईरानियों ने भी चलाए थे, पर बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो व्यवस्थित रूप में सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए और भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के जो पाए गए हैं वो गुप्त शासकों के पाए गए हैं, वो गुप्ता रूलर्स के पाए गए हैं। कुषाणों का एक और महत्वपूर्ण योगदान भारत में ये रहा कि इनके समय मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई जिसे हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। देखो, मथुरा कला भारत की अपनी स्वदेशी मूर्ति कला निर्माण की शैली है, वहीं जो गांधार है उसमें भारतीय और यूनानी कला को मिश्रित किया गया है, उसमें इंडियन और ग्रीक आर्ट को मिक्स किया गया है। इसमें इसी क्रम में हमें कनिष्क के बारे में एक और बात याद रखनी है। जो कुषाण वंश का सबसे बड़ा राजा था, उसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था साथियों, उसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। तो ये सारी बातें कुषाणों के बारे में महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा कि कुषाणों का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए हम कुषाणों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे साथियों, फिर प्रमुख राजाओं की बात करेंगे। इसमें कुजुल कटफिशेस जो कि संस्थापक है, जो फाउंडर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे विम कटफिशेस की और कनिष्क प्रथम की। कुषाणों का जो आखिरी राजा हुआ वो वासुदेव द्वितीय था। वासुदेव सेकंड वॉज द लास्ट कुषाण रूलर। आप जानते हैं कि अंतिम शासकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि कुषाणों का जो अंतिम शासक था वो
वासुदेव द्वितीय था, वासुदेव सेकंड था। और आखिर में हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, हम कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अन्य तथ्यों में हम जान पाएंगे कि समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, गांधार और मथुरा कला में प्रमुख अंतर क्या होता है, बामियान बुद्ध की प्रतिमा जो कि अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की एक खड़ी हुई प्रतिमा थी, अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम बामियान बुद्धिज्म के बारे में भी जानेंगे। और फिर हम मौर्य उत्तर काल के समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो प्रश्न मैंने आपको क्विज में प्रोवाइड किए हैं, जो भी पेड बैचेस में हैं साथियों, तो वो क्विज आप बहुत अच्छे से लगाना, क्योंकि उसमें प्रश्नों की रेंज बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ हमने कुषाण के प्रश्न उसमें रखे हैं, बल्कि सातवाहन, शुंग, पूरे मौर्य उत्तर काल के प्रश्न हमने उसमें रख दिए हैं, पूरे पोस्ट मौर्यन पीरियड के क्वेश्चंस हमने उसमें रख दिए हैं। तो बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मामला है, ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है, चलो एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप मैप देख लें कि कुषाणों का साम्राज्य कितने बड़े इलाके में विस्तृत था। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि इनकी उत्तरी जो सीमा है वो चीन से जाकर के लगती थी, वो चाइना से कनेक्ट होती थी। वहीं इनकी जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्यन माउंटेन, और यहाँ आप देख पाएं कि गल्फ ऑफ कच्छ के साथ जुड़ती थी। इनकी साथियों जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ये अफगानिस्तान से कनेक्ट करती थी, कुछ मामलों में तो मध्य एशिया से भी जुड़ रही है। और इनकी जो पूर्वी सीमा है ये बिहार वाले क्षेत्र से कनेक्ट करती थी। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। अगर इस मैप में आप देख पाएं तो ये जो इलाका यहाँ आप देख रहे हैं ये पुरुषपुर वाला इलाका है, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था, जबकि मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी थी। मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल थी और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। शाटक नाम का एक वस्त्र है, उसका निर्माण होता था मथुरा में, तो बहुत बड़ा एक केंद्र, व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो अब क्या है कि एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने बड़े इलाके में इनका विस्तार था, कितने बड़े एरिया में इनका एक्सपेंशन था। हिमालय क्षेत्र, तिब्बत का बहुत बड़ा इलाका, अफगानिस्तान का इलाका, भारत का उपजाऊ मैदानी इलाका, इन पूरे क्षेत्रों पर कुषाणों का अधिकार था। चलिए अब हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल पर मिलेगा, शुभम गुप्ता पीडीएफ। ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, जिस पर ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है साथियों, एक जीके जीएस का कोर्स है, हिस्ट्री इकोनॉमी का कोर्स है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके हम चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलें तो हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, हमें यह समझना होगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो एक छोटी सी कहानी इनके बारे में कही जाती है कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है, ये मध्य एशिया और पश्चिम चाइना के क्षेत्रों से हुआ है। ये जो इलाका है पश्चिमी चीन और मध्य एशिया, इन क्षेत्रों से कुषाणों की उत्पत्ति हुई है। देखो, ये जो इलाका है जिसमें मध्य एशिया और पश्चिमी चीन है, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न चाइना है, यहाँ यूची नाम की एक जनजाति हुआ करती थी। कौन सी जनजाति? यूची नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी। इस यूची जनजाति की 5 शाखाएं हैं, इसकी 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इन 5 शाखाओं में से एक शाखा, चाक आंग शाखा, ऐसा नाम दिया है किताबों में, वो भारत आती है। और भारत आकर के इसी में से एक व्यक्ति जिसका नाम था कुजुल कडफिशेस, उसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, उसने कुषाण एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो कुषाणों के जो रूट हैं, इनके जो रूट हैं, ये मध्य एशिया और पश्चिमी चीन में रहने वाली यूची जनजाति में तलाशे जा सकते हैं। वहां पर 5 शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा
भारत आती है और उस शाखा के एक व्यक्ति कुजुल कड़फिशिस ने भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वासुदेव द्वितीय इनका अंतिम शासक हुआ, कनिष्क इनका सबसे महान शासक हुआ और अधिकांश जो राजा हैं ये देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। मोस्ट ऑफ द किंग जो कुषाण के हैं वो देवपुत्र की उपाधि या देवपुत्र का टाइटल रखते थे साथियों। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं कि इनका जो उद्गम है वो पश्चिमी चीन और मध्य एशिया से हुआ। योची या तोचारी नाम का कबीला था, उसमें से चाक आंग शाखा भारत आती है और इन्होंने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, उपाधियां देवपुत्र की थी और राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। अब ये सोने के सिक्के क्यों बनाए हैं? तो शुरू में मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। जो प्योरेस्ट गोल्ड क्वाइन है इंडिया में, देवर इशूड एट द टाइम्स ऑफ कुषाणा। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइन वर इशूड बाय गुप्ता रूलर्स and first gold coin were issued by the Indo-Greek rulers or Indo-Bactrian rulers. That is something you need to remember. ठीक है, चले तो अब हम प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नाम है कुजुल कड़फिसेस का। जैसा हम जान पाए हैं साथियों कि जो कुजुल कड़फिसेस है वो कुषाण वंश का संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। उसने दो अलग अलग उपाधियां ली थी, एक महाराजाधिराज की उपाधि और एक धर्मधित की उपाधि। इसने तांबे के सिक्के चलाए। इसके समय सोने के सिक्के नहीं चलते थे, इसके समय गोल्ड क्वाइन इशू नहीं किए गए थे और इन तांबे के सिक्कों पर यूनान के राजा हर्मियस का अंकन किया गया था। इसने बहुत सारे कॉपर क्वाइन इशू किए और उस कॉपर क्वाइन के ऊपर ग्रीक किंग हर्मियस को डिसिप्ट किया गया था साथियों। तो याद रखेंगे कुजुल कड़फिसेस के समय हमें तांबे के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं, स्वर्ण सिक्के गोल्ड क्वाइन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कुजुल कड़फिसेस संस्थापक है, फाउंडर है कुषाण एम्पायर का, कुषाण साम्राज्य का। इसके बाद आता है विम कड़फिसेस जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसे कड़फिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और ये कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। इसने भारत में सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों के तहत। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए, हिंद यूनानी शासक भारत में सोने के सिक्के जारी कर चुके थे, पर कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत ये पहला राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों के बीच में ये पहला राजा था जिसने गोल्ड क्वाइन इशू करना शुरू किया। तांबे के सिक्के चल रहे थे, तांबे के साथ सोने के सिक्कों को भी इसने जारी किया। ठीक है साथियों, अब सोने के सिक्कों का इतिहास मैंने लिख दिया है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। फर्स्ट गोल्ड क्वाइन इन इंडिया इंडो ग्रीक रूलर ने इशू किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, प्योरेस्ट गोल्ड क्वाइन कुषाण ने, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के मैक्सिमम गोल्ड क्वाइन जो है वो गुप्त शासकों ने इशू किए। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो उम्मीद है कि ये बिंदु आपके दिमाग में बड़ा स्पष्ट होगा। तो ये विम कड़फिसेस के बारे में बातें याद रखिएगा। देखिए ये सिक्के हैं। विम कड़फिसेस जो है वो शैव मत का अनुयायी था। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो शैविज्म को फॉलो करता था? इसलिए बोल रहे हैं कि उसके सिक्कों पर हमें भगवान शिव, उनका त्रिशूल और नंदी का अंकन देखने मिलता है और उसने महेश्वर नाम की एक उपाधि भी धारण की थी। आगे जाकर के कनिष्क के सिक्कों पर हमें महात्मा बुद्ध के मानव रूप का अंकन मिलता है और कनिष्क के सिक्कों पर ही सबसे पहले हमें मैत्रेय का अंकन मिलता है जो कि फ्यूचर बुद्धा हैं, भविष्य के बुद्ध हैं। तो वो दिखाता है कि विम कड़फिसेस शैव मत का अनुयायी था, तो वहीं कनिष्क प्रथम जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो सिक्के बहुत कुछ बताते हैं और हमने शुरुआत में ही ये पढ़ा था
कि मौर्य उत्तर काल के जो विदेशी शासक हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड के जो फॉरेन रूलर्स हैं, हमें इसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन क्वाइन से मिलती है। आप देख पाएं कि ये कनिष्क के समय का एक सिक्का है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ गौतम बुद्ध का अंकन किया गया है। ये एक सिक्का है जिसमें भगवान शिव का अंकन किया गया है और वो त्रिशूल भी इसमें लिए हुए हैं। तो इस तरह से सिक्कों में अलग अलग आकृतियों का अंकन किया गया। हमें इससे पहले बुद्ध जो हैं वो मानव आकृति के रूप में सिक्कों पर देखने नहीं मिलते। इसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी। मैत्रेय भी हमें देखने नहीं मिलते। मैत्रेय का अंकन भी कनिष्क ने ही करवाया था। तो साथियों, ये बातें आपको याद रखना है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिस्कस किया कि कुषाण जो हैं, कुषाण ये मध्य एशिया और पश्चिमी चीन की यूची जनजाति से संबंधित थे। भारत में कुषाण की स्थापना कुजुल कटफिशिस ने की। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुजुल कटफिशिस ने भारत में तांबे के सिक्के जारी किए। यूनान के राजा हर्मियस का अंकन किया। विम कटफिशिस कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। उसने सोने के सिक्के जारी किए। वो शैव मत का अनुयायी था क्योंकि उसके सिक्कों पर भगवान शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति देखने के लिए मिलती है। ये सारी बातें हमने अब तक डिस्कस की हैं साथियों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क प्रथम के बारे में। कुषाण एम्पायर का सबसे प्रोमिनेंट रूलर कनिष्क फर्स्ट के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कनिष्क प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। साथियों, कनिष्क प्रथम का जो राज्य अभिषेक हुआ ये 78 ईस्वी में हुआ, 78 एडी में हुआ। ध्यान रखिएगा, ईडी मतलब होता है ईस्वी, अर्थात जो समय अभी चल रहा है। जैसे अभी भी 2025 एडी चल रहा है, कॉमन एरा भी बोलते हैं। और जब इसका राज्य अभिषेक हुआ तो इसने शक संवत को जारी किया, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ हमें कर लेनी चाहिए कुछ बातों के। देखिए, समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी हमने एक कैलेंडर के बारे में बात की थी और उस कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत। याद आ रहा है आप लोगों को? विक्रम संवत को हमने क्या नाम दिया था? सर, विक्रम संवत को ही हमने मालव संवत या मालवा संवत का नाम दिया था। और इसी को हम एक और नाम देते हैं कृत संवत। चाहे आप कृत कह लें, चाहे आप मालव कह लें या चाहे विक्रम कह लें, तीनों का मतलब एक ही है। ये याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा था कि विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। 57 बीसी में हुई थी, 57 ईसा पूर्व में हुई थी। अब जो दूसरा संवत है ये है शक संवत। ठीक है, ये है शक संवत। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि जो शक संवत है इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 78 एडी में। इसकी शुरुआत किसने की है? कनिष्क ने की है। इस समय कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था और शकों की विजय के उपलक्ष्य में उसने ये संवत जारी किया था। ये वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। दिस इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। अब तो ये याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि कनिष्क प्रथम ने राज्य अभिषेक के समय शक संवत की शुरुआत की, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। बाकी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उसकी अलग कहानी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। देखिए, कनिष्क ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। इसने मल्टीपल टाइटल्स लिए थे, जैसे देवपुत्र। तो देवपुत्र तो लगभग हर एक कुषाण राजा की उपाधि रही है। तो राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। उसके अलावा मथुरा का
जो कंकाली टीका अभिलेख है, मथुरा में एक कंकाली टीका इंस्क्रिप्शन है, वहां पर कनिष्क ने अपने आप को महाराजा कहा है, वहां पर कनिष्क ने अपने आप को महाराजा कहा है। तो मुख्य रूप से उसने देवपुत्र और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो याद रखेंगे राज्य अभिषेक कब हुआ? 78 ईस्वी में। इस उपलक्ष्य में उसने शक संवत को जारी किया था साथियों, और उसकी उपाधि देवपुत्र की उपाधि थी, देवपुत्र का टाइटल था। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं विक्रम संवत, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों की बात करते हैं। तो कनिष्क के समय कुषाण साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हमें देखने मिलता है। जब कनिष्क रूल कर रहा था तो हमें कुषाणों का मैक्सिमम एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। इनकी उत्तरी सीमा चीन से टकरा जाती है, और चाइना के साथ भी एक कहानी है कि चीन के साथ ना युद्ध हुआ था। चीन का एक जनरल था पेन चोआ, ये याद रखना, ये चीनी जनरल था, एक चीनी कमांडर था। तो पेन चुआ के साथ कहा जाता है कि कुषाण के 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में जो कनिष्क है, माफ कीजिए, पहले युद्ध में जो कनिष्क है वो हार गया था, और दूसरे युद्ध में उसने पेन चुआ, कई किताबों में पौन चुआ लिखा रहता है, उसको हरा दिया था। और उसको हराने के बाद चीन के कुछ हिस्से पर कनिष्क ने राज्य भी किया था। जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्य पर्वत तक जाकर के लगती थी, जो पूर्वी सीमा है वो बिहार तक जाकर के लगती थी, और जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वो अफगानिस्तान तक जाकर के लगती थी। नदर्न बाउंड्री चीन तुर्फान, सदर्न बाउंड्री विंध्यन माउंटेन, ईस्टर्न बाउंड्री बिहार एंड वेस्टर्न बाउंड्री अफगानिस्तान। इन इलाकों में सीमाएं जाकर के लगती थी। तो आप कह सकते हैं कि बहुत विशाल काय साम्राज्य जो है वो बना लिया था कनिष्क प्रथम ने। ठीक है, वही साथियों इसकी 2 राजधानियां जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। इसी को 4 सिद्धा कहते हैं, या इसी को पुष्प कलावती भी कहा जाता है। दूसरी राजधानी मथुरा थी। एक राजधानी पुरुषपुर, जिसे पुष्प कलावती, 4 सिद्धा या पेशावर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। एक किताब है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, याद होगा हमने शुरुआती दौर में इस किताब के बारे में पढ़ा था, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। हमने ये डिस्कस किया था कि एक किताब जो शायद ग्रीक नाविकों के द्वारा या रोमन नाविकों के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, अर्थात इरिथ्रियन सी की यात्राएं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे इरिथ्रियन सी लाल सागर को कहा गया है। इरिथ्रियन सी जो शब्द है वो रेड सी के लिए यूज किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है इस पूरी की पूरी किताब में कि कैसे ये लोग व्यापार करते थे, पूरे दक्षिण भारत से व्यापार करते, साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करते, व्यापार करने के बाद अरेबियन सी होते हुए, लाल सागर से होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचते थे। देखो उस समय सुएज नहर तो थी नहीं, तो ये क्या करते कि यहाँ से सामान, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई पेनिनसुला है मिस्र का, वहां तक जहाज से सामान लाते, फिर इतना इलाका ये जमीन से तय करते, और फिर यहाँ जहाज के माध्यम से रोम तक सामान लेकर के जाते थे। तो इसी की कहानियां पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बताई गई हैं। विशेष तौर पर उसमें संगम काल के राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है साथियों कि चीन से रेशम बनाने की तकनीक शुरू हुई थी। चीन से रेशम बनाने की तकनीक शुरू हुई थी। चाइना से साथियों जो सिल्क है, सिल्क बनाने का टेक्निक शुरू हुआ, फिर ये भारत आया, और भारत में विशेष तौर पर मथुरा एक अच्छा खासा केंद्र बना। वहां शाटक नाम का एक वस्त्र भी होता था, और चीन के रेशम की जो मांग है वो पूरे यूरोप में होती थी। तो चीन से एक मार्ग शुरू होता था, जमीन के थ्रू ही जाता था, जो यूरोप तक पहुंचता था। और इस मार्ग से चूंकि रेशम का व्यापार सबसे अधिक होता था, तो इस पूरे के पूरे मार्ग को नाम दे दिया गया रेशम मार्ग। इस पूरे के पूरे मार्ग को नाम दे दिया गया सिल्क रूट, क्योंकि
रेशम का व्यापार सबसे ज्यादा और सबसे लाभदायक था। बाद में इसी में एक जीटी रोड को भी जोड़ा गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो रेशम मार्ग है, जो सिल्क रूट है, इस पर भी कनिष्क प्रथम ने अधिकार किया था। जो हिस्सा उसके राज्य से गुजरता तो वो इतने हिस्से पर उसने अधिकार करके रखा था और इससे कनिष्क को बहुत अधिक आय प्राप्त होती थी। इससे कनिष्क को एक अच्छी खासी इनकम मिलती थी। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कनिष्क रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाला पहला शासक था। रेशम तकनीक की शुरुआत चीन से हुई और मथुरा जो है वो शाटक नाम के वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। शाटक नाम का एक वस्त्र होता था, उसका प्रमुख केंद्र था। तो ध्यान से देखिए, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं साथियों। तो कनिष्क प्रथम के बारे में हमने राज्य अभिषेक पढ़ लिया, हमने उपाधि पढ़ ली, हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा कि इरिथ्रियन सी जो है वो लाल सागर को कहा जाता था, राजधानियां देख ली और उसके साम्राज्य के विस्तार को देख लिया। अब कनिष्क से जो दूसरे सवाल बनते हैं वो ये है कि भारत में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिनके दरबार में बहुत महान लोग हुए हैं। अभी हम गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, हम अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे, हम नीचे जाएंगे साथियों तो हम अभी कनिष्क के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, कनिष्क के बारे में। तो इन सब के दरबार में हम शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनके दरबार में विद्वान बहुत हो रहे हैं, बहुत महान महान विद्वान रहे हैं, बहुत ग्रेट स्कॉलर रहे हैं। और ये ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया है, जिन्होंने स्कॉलर्स को प्रमोट किया है। तो कनिष्क के दरबार में भी उस समय के भारत के सबसे बड़े बड़े विद्वान होते थे, उस समय के इंडिया के ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है अश्वघोष का। सबसे बड़ा नाम है अश्वघोष का। उम्मीद है आपको याद होगा, हमने अश्वघोष के बारे में पढ़ा था। देखो, अश्वघोष जो है वो कनिष्क के राजकवि थे। जो अश्वघोष हैं, ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का। अश्वघोष वही व्यक्ति हैं जो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको याद आ रहा होगा, हमने बौद्ध काल में पढ़ा था कि कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन नाम की जगह जो कश्मीर में आती है, वहां चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है वो उसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने 3 प्रमुख किताबें लिखी हैं जो बुद्धिज्म से जुड़ी हैं। एक बुद्ध चरित, बहुत ही महान पुस्तक, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। उम्मीद है ये सारी किताबों के बारे में पता होगा, हमने गहराई से पढ़ा है। भाषाएं क्या थी, अगर भूल गए हो तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, पुराने नोट्स को पलटो, वहां आपको जवाब मिल जाएगा। तो सौंदरानंद, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की किताबें हैं। इन्हीं के दरबार में वसुमित्र रहते थे, जैसा हमने बताया कि ये चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है विभाषा शास्त्र। इन्होंने जो प्रमुख किताब लिखी उसका नाम है विभाषा शास्त्र। तो विभाषा शास्त्र नाम की किताब आचार्य वसुमित्र ने लिखी। इन्हीं के दरबार में आचार्य चरक रहते थे जो कि इनके राज्य वैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। देख सकते हैं आप, भारत के महान 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 आयुर्वेदों में आचार्य चरक का नाम शामिल है। वो इन्हीं के दरबार में थे, वो इनके राज वैद्य थे साथियों, वो इनके कोर्ट फिजिशियन थे। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी जिसे भारतीय आयुर्वेद का विश्वकोश कहा जाता है, जिसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। चरक संहिता में कुल 8 भाग और 120 अध्याय हैं। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स एंड 120 चैप्टर्स इन दी चरक संहिता। ये याद रखने वाली बात है। इसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसमें कुल 8 भाग और 120 अध्याय हैं, 8 पार्ट्स और 120, माफ कीजिए 12 हो गया है, 120 चैप्टर्स हैं। एक और महान दार्शनिक इन्हीं के शासन काल से संबंधित हैं,
आचार्य नागार्जुना। ये भी हमने पढ़ा है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आचार्य नागार्जुन के बारे में पढ़ा कि बुद्धिज्म में शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक आचार्य नागार्जुन थे। इनकी दो किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, शून्यवाद का जनन, और मूल मध्यम कारिका, क्योंकि माध्यमिक दर्शन की शुरुआत इन्होंने की थी मूल मध्यम कारिका, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने रिलेटिविटी के बारे में बात की थी। तो आचार्य नागार्जुन जो कि शून्यवाद माध्यमिकवाद के प्रवर्तक हैं बौद्ध धर्म में, वो भी इन्हीं के दरबार से जुड़े हैं। प्रज्ञा पारमिता सूत्र और मूल मध्यम कारिका, ये दो प्रमुख किताबें हैं आचार्य नागार्जुन की। ठीक है साथियों, ये मूल रूप से विदर्भ के ब्राह्मण थे, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। ये वही है साथियों, मूल मध्यम कारिका, ये नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन की किताब है। तो ये प्रमुख विभूतियां रही हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं। एक बार ध्यान से इनके बारे में देखो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। हम इसके अलावा आप ये भी देख पाए कि यहाँ संरक्ष नाम के इनके एक पुरोहित भी हुआ करते थे। इसके बाद अगली चीज है कि कनिष्क के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। तो कनिष्क का सबसे प्रमुख अभिलेख है सारनाथ अभिलेख, जो 81 ईस्वी का है, 81 एडी का है। इसी के तहत धर्म राजिका अभिलेख जो तक्षशिला से मिला है, खातक अभिलेख ये अफगानिस्तान से मिला है, और कौशाम्बी अभिलेख ये प्रयागराज से मिला है। कनिष्क के सिक्कों पर हमें मैत्रेय बुद्ध का प्रथम अंकन देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ मैत्रेय बुद्धा। इसके अलावा तांबे के सिक्कों की अधिकता थी, और मानव के रूप में भी हमें बुद्ध का अंकन सोने के सिक्कों पर देखने मिलता है। ये हमने अभी अभी देखा, ये रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था साथियों। अब हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं, अदर फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि भले ही कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, पर उनके शासनकाल में तांबों की सिक्कों की अधिकता ज्यादा थी। जो कॉपर क्वाइन है वो अबंडेंस में थे साथियों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। एक और बात है जो बड़ी जरूरी है, ये भी आप याद रखना कि तांबे के सिक्के तो हैं ही हैं, इसके अलावा जैसे विम कडफिशेस है तो वो शैव धर्म का अनुयायी था, तो उसके सिक्कों पर हमें भगवान शिव का अंकन देखने मिलता है। ठीक इसी तरीके से जो कनिष्क प्रथम था वो महायान बुद्धिज्म का अनुयायी था, तो उसके सिक्कों पर हमें मानव के रूप में भगवान बुद्ध और साथ में बुद्ध के आने वाले अवतार अर्थात मैत्रेय का अंकन देखने मिलता है। यहाँ कौशाम्बी अभिलेख और सारनाथ अभिलेख जो कि 81 ईसा पूर्व का ईस्वी का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कनिष्क से संबंधित बहुत सी जानकारी हमें 81 ईस्वी के सारनाथ अभिलेख से मिलती है, 81 एडी के सारनाथ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चलिए अब हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं और कुषाण साम्राज्य को समाप्त करते हैं, कुषाण एम्पायर को खत्म करते हैं साथियों। तो अन्य तथ्यों में कनिष्क ने कश्मीर के पास एक नया शहर बसाया था और उसका नाम उसने रखा था कनिष्कपुर। तो कनिष्कपुर की स्थापना जो है साथियों वो कनिष्क के द्वारा की गई थी कश्मीर के निकट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये महायान शाखा का अनुयायी था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम वसुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष था। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, इनको ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा का औपचारिक प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ, वहीं स्त्रियों के उपनयन संस्कार की समाप्ति भी औपचारिक रूप से कुषाणों के काल में या मौर्योत्तर काल में हुई।
मौर्य उत्तरकाल विशेष तौर पर कुषाणों का समय काल ऐसा रहा जब स्त्रियों की शिक्षा को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया और बाल विवाह जैसी कुरीतियों की शुरुआत हो गई। ये दिखाता है कि इस समय महिलाओं की स्थिति काफी गिर चुकी थी, विमेंस की कंडीशन काफी डिटेरियोरेट हो चुकी थी। तो ये बातें याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों। और तथ्यों की हम बात करें तो एक नई मूर्ति कला का विकास हुआ जिसे हम गांधार मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। गांधार मूर्ति कला को यूनानी बौद्ध मूर्ति कला, इंडो ग्रीक मूर्ति कला और ग्रीक रोमन मूर्ति कला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हस्त स्तरित, हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है। इसमें जनरली ग्रीन स्ट्रेटिफाइड और सिस्ट रॉक का उपयोग होता है। इसका केंद्र तक्षशिला और गांधार वाला क्षेत्र था। अब गांधार कला में क्या होता है, जरा ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि गांधार कला में कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, शुरुआत में सबसे पहले मानव के रूप में भगवान की जो प्रतिमाएं बनाई गई वो गौतम बुद्ध की ही बनाई गई और मानव की तरह भगवान को दर्शाया गया। तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से दो शैलियों में बनाई गई, एक मथुरा शैली जो कि भारत की स्वदेशी शैली थी और दूसरी गांधार कला जो मुख्य रूप से भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से बनी थी, जो प्राइमरली इंडिया और ग्रीक में जो अलग अलग स्कल्पचर स्टाइल होता है उनके मिक्सचर से बनी थी। देखो, मथुरा कला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बुद्ध का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जनरली आपको सिंपल सा दिखाई देगा। वहीं अगर आप गांधार कला में ये चीज देखेंगे तो उनके पीछे आपको एक ललाट देखने मिलेगी, उनके बाल दिखेंगे अलग तरह के। ये माना जाता है कि जो गांधार कला है उसमें भव्यता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि मथुरा कला में आध्यात्मिकता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो गांधार कला है वहां शिष्ट हरित पत्थर का प्रयोग किया गया, वहीं मथुरा कला में मुख्य रूप से लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो हम यहाँ देख भी सकते हैं। तो आप देख पाए कि गांधार कला में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को बनाया गया। ये हमें यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाई देती है। मुख्य रूप से हमने काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया और इसमें हमें अत्यधिक भौतिकता दिखाई देती है। वहीं जो मथुरा कला है इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, रेड सैंड स्टोन यूज किया गया और इसमें आध्यात्मिकता हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, हमें स्पिरिचुअलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी के समय साथियों, कनिष्क के समय हमें अफगानिस्तान में बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा देखने मिलती है, बामियान की। हालांकि बाद में तालिबान ने इस मूर्ति को खत्म कर दिया, पर बामियान जो मूर्ति है वो अफगानिस्तान में थी, बाद में तालिबान ने इसको खत्म कर दिया। साथियों, एक दो बातें और याद रखिएगा कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है, 102 एडी में हो जाती है। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं। इसमें एक कनिष्क द्वितीय नाम का राजा आता है। कनिष्क द्वितीय ने सीजर और कैसर की उपाधि धारण की थी, जो अगेन रोम से संबंधित हैं। और अंतिम जो शासक होता है उसका नाम है वासुदेव द्वितीय, वासुदेव सेकंड। तो ये कुषाण और कनिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। यहाँ से बहुत से सवाल बने हुए हैं, आगे भी सवाल बनने की संभावना है, तो चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा कि 78 ईस्वी में उसका राज्य अभिषेक हुआ, 78 एडी में उसका कोरोनेशन हुआ और उसी समय उसने शक संवत शुरू किया, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। उसके समय पर अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जैसे महान विद्वान हुए। नागार्जुन जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म में माध्यमिक दर्शन की शुरुआत की और मूल मध्यम पारता करके एक किताब लिखी, प्रज्ञा पारता नाम की एक किताब लिखी, शून्यवाद का प्रवर्तन किया।
आचार्य चरक, जो कि चिकित्सा के महान आचार्य माने गए, उन्होंने चरक संहिता की रचना की, जिसे भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। आचार्य अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जैसी किताबें लिखी। वहीं वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की। हमने ये भी देखा कि कनिष्क के समय के काल में मथुरा और गांधार मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। जैन बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गईं। वहीं जो गांधार कला है उसमें काले, नीले और हरे सिस्ट और स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया। गांधार कला भव्यता को दिखाती है, मथुरा कला में हमें भव्यता कम देखने के लिए मिलती है। कनिष्क पहला शासक हुआ जिसने अपने सिक्कों में मैत्रेय के रूप में और मानव के रूप में बुद्ध का अंकन किया था। कनिष्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है सारनाथ अभिलेख, जहां 81 ईस्वी से संबंधित हमें उसकी जानकारी मिलती है। आखिरी शासक जो हुआ वो था वासुदेव द्वितीय। कनिष्क द्वितीय नाम के शासक ने कैसर और सीजर जैसी उपाधियां धारण की थी साथियों। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने पूरे राज्यों के बारे में पढ़ लिया। अब सभी पूरे मौर्य उत्तर काल से, चाहे वो देशी राजा हो चाहे वो विदेशी राजा हो, सभी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे साथियों। तो इसमें आप देख पाए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में समाज, तो समाज में इस काल में भारत में सर्वाधिक संख्या में जो विदेशी आए उनका भारतीयकरण हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी भारत आए और उनका भारतीयकरण हो गया। विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था में एक नई कंसेप्ट को शुरू किया गया, एक नई संकल्पना को शुरू किया गया, जिसे आपद्य धर्म कहा गया साथियों। देखो, आपद्य धर्म का जो कंसेप्ट है ये पहले नहीं था, लेकिन जब विदेशी आ गए तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। तब जो स्मृति ग्रंथ है उसमें आपद्य धर्म की बात की गई, मतलब जब विपत्ति का समय आएगा तो विभिन्न वर्णों के लोग अन्य वर्णों के कार्य कर सकते हैं। इसको क्या कहा गया? आपद्य धर्म कहा गया, क्योंकि अब कोई विकल्प बचा नहीं, वर्ण व्यवस्था की रक्षा हो नहीं पा रही थी। एक वर्ण दूसरे वर्ण, मतलब वर्ण व्यवस्था ही खत्म हो गई तो हर कोई भी काम कर रहा है, तो आपद्य धर्म नाम की संकल्पना निकाली गई। याद रखना, अगर आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा को देखें तो वहां इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जैसे अम्बस्ट पूछा गया था साथियों। हो सकता है ना आगे समय आपद्य धर्म जैसे सवाल भी 2 नंबर में पूछ लिए जाए। जब विदेशी शासक आ गए, वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्ति पर थी, मतलब पालन ही नहीं हो रहा था, हर वर्णों से वो कोई भी काम करवाते थे। तब उन्होंने आपद्य धर्म की संकल्पना निकाली और जस्टिफाई किया चीजों को कि देखो कोई बात नहीं, अभी विपत्ति है तो विपत्ति के समय वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होगी, एक वर्ण दूसरे वर्ण का काम कर सकता है। जस्टिफिकेशन देखिए जरा आप, ठीक है। मनु स्मृति में नारियों को लेकर के कहा गया, अब ये इंग्लिश में भी आएगा, परेशान मत होना। मनु स्मृति में नारियों को लेकर के कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये इसलिए जरूरी है कि ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नामक पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मनु स्मृति से ली गई है। ये दिखाता है कि मनु स्मृति में कितनी बड़ी बात की गई कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। हालांकि इसी मनुस्मृति में स्त्रियों को लेकर के कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो स्वीकार्य नहीं है, जैसे जो स्त्री विधवा हो गई हो, यदि वह अपनी इच्छा से दूसरी शादी करती है तो उसे पुनर्भू कहा जाएगा, और जो उसकी संतान होगी उसे पुनर्भव कहा जाएगा। ये शब्द याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। यहीं से प्रीलिम्स में, यहीं से मेंस में, एसएससी में, टीचिंग एग्जाम में, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, शब्दों से सवाल बनते हैं, वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। बस वो इतना पूछ लेगा कि पुनर्भू शब्द का अर्थ क्या था। तो एक विधवा जब दोबारा विवाह कर लेती थी तो ऐसी स्त्री को पुनर्भू कहा जाता था, और दूसरे विवाह से उसे जो संतान होती थी उसे पुनर्भव कहा जाता था, उसे पुनर्भव कहा जाता था। इसी तरह से
अम्बष्ट, ये पूछा गया एमपीपीएससी में। और आप सोच करके देखिए कि ये सारी बातें लूसेंट और घटना चक्र जैसी पुस्तकों में दी गई हैं साथियों, और मुख्य परीक्षा में 2 नंबर में आ गया। जब आया तो लोगों को लगा कि ये तो हाहाकार वाला प्रश्न है, हड़कंप मचाने वाला प्रश्न है, और फिर लोग डराना शुरू कर दिए कि अब तो इतिहास बहुत गहराई से पढ़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गहराई से पढ़ना होगा, प्रॉब्लम ये है कि हम सतह भी नहीं पढ़ते और हम गहराई की बात करने लगते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि कुछ किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, फिर भी हम वो स्किप कर जाते हैं, पढ़ते नहीं है। फिर ऐसे प्रश्नों को देख करके बिल्कुल घबरा सा जाते हैं, और फिर लगता है कि अब तो इतिहास को बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही तरीके से पढ़ेंगे, सही चीज़ों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब जो अम्बष्ट है, तो याद करें हमने पिछली क्लासेस में विवाह के प्रकार पढ़े थे कि 2 तरह के विवाह होने लगे थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम जो विवाह है उसका मतलब होता था कि उच्च वर्ण का जो पुरुष है वो निम्न वर्ण की महिला से शादी कर ले तो वो अनुलोम विवाह माना जाता था, और उस समाज उसको स्वीकार भी करता था। लेकिन अगर एक उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से शादी कर ले तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता था, और उसे प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता था साथियों। उसे प्रतिलोम मैरिज कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे विवाह जहां पर महिला उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था, समाज उसको स्वीकार नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वो उसको एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला है। ठीक, तो यहां पर आप देखें अम्बष्ट, तो अम्बष्ट में होता यह था कि अगर एक ब्राह्मण पुरुष है और वैश्य लड़की है, इन दोनों ने शादी कर ली, पुरुष ब्राह्मण वर्ण से आता है और जो स्त्री है वो वैश्य वर्ण से आती है, दोनों ने शादी कर ली, तो इनकी शादी से जो संतान उत्पन्न होती थी उसी को हम क्या बोलते थे साथियों? अम्बष्ट। चूंकि ये अनुलोम विवाह है, क्योंकि पुरुष का वर्ण बड़ा है और महिला का वर्ण छोटा है, तो इसे समाज की स्वीकृति भी मिलती थी, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस भी मिलता था। और ये देखा गया इतिहास में कि जो अम्बष्ट नाम के संतान हुए उन्होंने अधिकांशतः चिकित्सा का पेशा ही अपनाया है, जनरली वो मेडिकल की फील्ड में ही आगे गए हैं। तो अम्बष्ट किसे कहा गया? ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को अम्बष्ट कहा गया। चूंकि यह विवाह अनुलोम प्रकार का था इसलिए इन्हें सामाजिक स्वीकृति दी गई थी और सामान्यतः ये चिकित्सा संबंधी कार्य करते थे। तो अ सन ऑफ ब्राह्मण मेल एंड वैश्य फीमेल was called अम्बष्ट as it was अनुलोम marriage, so the son was socially accepted and usually the occupation of अम्बष्ट was medicine। ठीक, इसी तरह एक और नाम आता है चांडाल। अब चांडाल बिल्कुल विपरीत है। प्रतिलोम विवाह, जैसे ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष, ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष, ब्राह्मण फीमेल एंड शूद्र मेल, अगर इन दोनों की संतान होती थी तो उसे चांडाल कहा जाता था। और चूंकि ये प्रतिलोम विवाह है तो समाज में इनको कोई स्वीकृति नहीं दी जाती थी और चांडालों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था, एक्सट्रीम अनटचेबिलिटी परफॉर्म की जाती थी, भयानक अस्पृश्यता का प्रदर्शन किया जाता था। कहा जाता था कि अगर ये आएंगे तो इनको पीछे एक झाड़ू लगा करके रखनी होगी, आगे बैंड बाजा, ताकि सब लोग अंदर चले जाएं, जहां जहां इनके कदम जाएं वो पीछे से साफ होता चला जाए। इस हद तक चीजें खराब थी साथियों। तो सामाजिक स्वीकृति तो भूल जाइए, इतने बड़े स्तर की अस्पृश्यता का व्यवहार इनके साथ किया जाता और इनका मुख्य कार्य शवदाह करना होता था। शवों का समाधान ये लोग किया करते थे साथियों। तो ये 2 नाम हैं, एक अम्बष्ट है, एक चांडाल है। यहां हमने एक पुनर्भू पढ़ा जो दूसरी शादी करती है। ओके, पुनर्भव जो दूसरी शादी से बच्चा होता था। आपद्य धर्म हमने पढ़ा कि विपत्ति काल में एक वर्ण दूसरे वर्ण के काम कर सकता है, इसे हमने आपद्य धर्म कहा था।
ठीक है। मौर्य उत्तरकाल में सती प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह की शुरुआत हो गई थी। विशेष तौर पर हमने ये देखा कि कुषाण के समय तो बाल विवाह एक संस्थागत रूप ले चुका था, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में चाइल्ड मैरिज होने लगी थी। कुछ और एक और नाम है साथियों, व्रात्य क्षत्रिय। प्लीज याद रखना, यह बहुत जरूरी है। व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य क्षत्रिय, बोलिएगा एक दो बार, व्रात्य क्षत्रिय। इसे पतित क्षत्रिय भी कहा गया। अब एक नई समस्या आन पड़ी। समस्या ये आन पड़ी कि भारत में तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, और वर्ण व्यवस्था में ये कहा गया था कि जो शासक होते हैं वो जनरली क्षत्रिय ही होते हैं। ये एक परसेप्शन बना हुआ था। अब विदेशियों ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, चाहे वो शक हो, पहलव हो, हिंद यूनानी हो या फिर कुषाण हो। तो अब इन्हें क्या कहें, इनको भी तो कुछ कहना पड़ेगा। तो इनके लिए स्मृतियों में जो शब्द प्रयोग किया गया वो व्रात्य क्षत्रिय शब्द था, अर्थात निम्न कोटि के क्षत्रिय इनको माना गया। ये क्षत्रिय तो हैं, लेकिन ये निम्न कोटि के क्षत्रिय हैं। तो व्रात्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग। साथियों, ये एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो ध्यान से इनको याद रखना। अब कुछ संतानें हैं, जैसे क्षेत्रज जो नियोग प्रथा से उत्पन्न होते थे, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सहोदर जो अविवाहित लड़की से उत्पन्न होता था। कानिन जो दासी से उत्पन्न होता था। औरस, औरस को सबसे अच्छी संतान माना जाता था। जब समान वर्ण में शादी हो, पूरे वैदिक रीति रिवाज से शादी हो, ब्रह्मा विवाह भी हम कह सकते हैं, जो सबसे उच्च कोटि का विवाह होता था, तो ऐसे विवाह से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे औरस कहा जाता था, और औरस सबसे अच्छे प्रकार की संतान मानी जाती थी। तो औरस, कानिन, सहोदर, क्षेत्रज, उससे पहले चांडाल, अंबस्ट, पुनर्भव, ये सारी संतानें हैं। ये सभी बच्चों के अलग अलग प्रकार हैं। तो क्षेत्रज नियोग प्रथा से उत्पन्न, कानिन दासी से उत्पन्न, सहोदर अविवाहित लड़की से उत्पन्न, औरस जो विधि विधान तरीके से विवाह किया हो उनसे उत्पन्न, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार की संतान कहलाती थी। ठीक है जी, चलिए अब हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कि मौर्य उत्तर काल में किस तरह का व्यापार था। तो देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर दिया था। फिर लगभग 46 ईसवी में 46 एडी में हिप्पोलस नाम का एक ग्रीक नाविक था। हिप्पोलस नाम का एक ग्रीक सेलर था। उसने मानसूनी हवाओं के बारे में पता लगाया था। हालांकि मानसून शब्द बाद में आया, पर उसने ये पैटर्न पता लगा लिया था कि देखो, ये जो अरब सागर और हिंद महासागर वाला इलाका है, यहाँ हवाओं का एक पैटर्न है। कुछ समय तक हवाएं इस दिशा में चलती हैं, इस तरह से, और एक समय ऐसा आता है जब हवाएं इस दिशा में चलती हैं। इससे जहाजों को चलाने में आसानी होने लगी, और अब जो नाविक थे वो मानसूनी हवाओं का पालन करने लगे, वो मॉनसून विंड को फॉलो करने लगे, जिससे नाव चलाना आसान हो गया। अनफॉर्चुनेट बात यह रही कि जब वास्को डिगामा भारत आया था तो वो भारत जल्दी आ गया, क्योंकि मई के समय पे भारत आया था, आगे की बात कर रहा हूँ। तो उस समय मानसूनी हवाएं भारत की तरफ चल रही थी, लेकिन जब वो वापस गया ना, तब भी भारत की तरफ ही हवाएं चल रही थी, तो उसको जाने में बहुत लंबा समय लग गया था। वो बहुत जल्दी गया था। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मॉनसून के हिसाब से। अगला, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे इस समय के? तो घंटशाल बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में था। बेरीगाजा बंदरगाह, ये भड़ौच में था। ये सूरपारक बंदरगाह, ये सोपारा भी बोलते हैं, मुंबई में था। पांड्य देश में कॉलची या कॉलके बंदरगाह था, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। एक्चुअल में पूरा का पूरा जो पांड्य देश है ना, वो पर्ल के लिए, मोती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो पांड्य, अभी हम पढ़ेंगे, चेर,
चोल और पांड्य के बारे में। अगला लेक्चर हमारा संगम काल पर ही है, फिर हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां हम पांड्य के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर एक कॉलची नाम का बंदरगाह था जो मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो अगर हम ये प्रमुख बंदरगाहों का एक मैप बनाए, इसे थोड़ा मैप में इनको समझा दें, तो देखिए मैप में आपको यह समझ में आएगा कि ये जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ जो बंदरगाह था इसका नाम था ताम्रलिप्ति। कौन सा बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। ये जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो यहाँ जो था वो घंटशाला बंदरगाह, ठीक है। यहाँ अगर आप देख पाए साथियों कि नीचे वाले क्षेत्र में, पांड्य वाले क्षेत्र में, तो यहाँ आपको मिलेगा कॉलची बंदरगाह, कॉलची, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस इलाके में भड़ोच बंदरगाह मिलेगा, भड़ोच, जिसे भ्रग कच्छ भी कहा जाता था। और मुंबई में सोपारा नाम का बंदरगाह मिलेगा, जो हमें मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जो हमें इस समय दिखाई देते हैं। एक और बात याद रखने की है साथियों कि इस समय भारत का बहुत बड़ा व्यापार रोम के साथ होता था। जो रोम है, यूनान है, उनके साथ बहुत बड़ा व्यापार होता था। रोम को हम बड़ी मात्रा में काली मिर्च या गोल मिर्च भी बोलते हैं इसे। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था, यवन प्रिया, क्योंकि यवन के लोगों को ये बहुत प्रिय थी, इसलिए यवन प्रिया। हम और दूसरे मसाले भेजते थे, मसाले हम लोहा भी भेजा करते थे, हीरा भी भेजा करते थे, ये सारी चीजें हम भेजा करते थे। और अब बदले में रोम हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड भेजा करता था। देखो, पिलनी नाम का एक स्कॉलर हुआ, पिलनी ने सबसे पहले इस बारे में कंसर्न जताया था कि भारत से हम बहुत बड़ी मात्रा में सामान ले रहे हैं और भारत को बहुत बड़ी मात्रा में हम सोना भेज रहे हैं, गोल्ड भेज रहे हैं। तो पिलनी कहता भी है कि रोम प्रतिवर्ष भारत के विलासिता की सामग्रियां मंगाने के लिए 10 करोड़ सेस्टर खर्च करता है। और रोमन के लोग काली मिर्च को यवन प्रिया कहते थे क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो याद रखना, भारत का व्यापार रोम के साथ होता था। इतना ज्यादा व्यापार होता था कि पांडिचेरी के पास एक अरिक मेडू नाम की जगह है, अभी मैं दिखाऊंगा मैप में आपको। अरिक मेडू नाम की जगह है, वहां रोमन बस्तियां मिली हैं। ऑगस्टस नाम का राजा था, उसके सिक्के मिले हैं हमें भारत से। तो अरिक मेडू तो बड़ी इंपॉर्टेंट बस्ती रही है जहां रोमन रहा करते थे, वो यहाँ पर भारत के व्यापार को संभाला करते थे। तो ये याद रखने वाली बात है साथियों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये व्यापार हो गया। व्यवसाय से संबंधित कुछ बातें और समझ लें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो सूती वस्त्र का उद्योग था, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। और उरेयूर और अरिक मेडू ये दो इसके प्रमुख केंद्र थे। उज्जैन में मनके बनाने का कारखाना था। श्रेणी व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं साथियों, ये आखिरी टॉपिक है हमारा, पर इसके बारे में जानना जरूरी है। श्रेणी व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, समझते हैं कि ये श्रेणी व्यवस्था क्या होती थी। देखो, जो श्रेणी व्यवस्था है इसके ओल्ड ट्रेसेस जो हमें मिलते हैं वो वैदिक एज में मिलते हैं, पर इसकी जो शुरुआत हुई, जो विधिवत इसकी शुरुआत हुई, एक बहुत फॉर्मल इसको रूप दिया गया, वो मौर्य काल में दिया गया। मौर्य काल यहां से शुरू होती है एक्चुअल में। श्रेणी का मतलब होता था व्यापारी के संघ। हम व्यापारी संघ को, जो मर्चेंट ग्रुप्स होते थे, इन्हीं को श्रेणी कहा गया। जैसे आज भी होते हैं, बढ़ई का एक ग्रुप है, सुनारों का एक ग्रुप है, किसानों का एक ग्रुप है, ऐसे ही मान लीजिए कि जो कपड़े का व्यापार करते हैं उनका ग्रुप है, जो लाइट का सामान बेचते हैं उनका ग्रुप है, हर एक के अलग अलग ग्रुप है। तो ऐसे ही पुराने समय में ग्रुप हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए कि बढ़ई है तो उनका अलग ग्रुप बना हुआ है, एक कोई है जो सूती कपड़े बेचता है तो उनका अलग ग्रुप है,
कोई बुनकर हैं, वीवर, तो उनका अलग ग्रुप है। इसी व्यवस्था को हम श्रेणी व्यवस्था कहते थे। इंग्लिश में इसे गिल्ड कहा जाता है। ऑल्दो श्रेणी वर्ड सही है, पर कई बार इसे गिल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। नंबर 1। दूसरी चीज हमें यहीं पर समझ में आती है, दूसरा पॉइंट हमें यहीं पर समझ में आता है। तो व्यापारी संघ हो गया, मर्चेंट ग्रुप हो गया, बढ़ई है, बुनकर है, ये सारे लोग मिल रहे हैं। ये श्रेणी के पास बहुत सारी शक्तियां होती थी, बहुत सारी पावर होती थी। समझना ध्यान से। जैसे अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि राजा को भी श्रेणी की बात माननी चाहिए। किंग मस्ट ओबे श्रेणी। दूसरा, ये जो श्रेणियां हैं ये एक बैंक की तरह भी काम करती थी। मतलब लोग अपना पैसा इसमें जमा करते थे, लोग अपना पैसा इसमें जमा कर सकते थे। साथियों, ये जो श्रेणी है ये अपने नियम और अपने मूल्य खुद तय करती थी। जैसे अगर सूती वस्त्र बनाने की एक श्रेणी है तो वो तय करेंगे कि उन्हें वस्त्र कितने में बेचना है, उनके नियम क्या होंगे, ये सारी बातें वो खुद तय करते थे। साथियों, इसी तरह से वो न्याय का कार्य भी करते थे। अगर कुछ भी मामला गड़बड़ हो गया है तो न्याय का कार्य भी वो खुद ही किया करते थे। तो इसको हम श्रेणी कहते थे। व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था। इसकी विधिवत शुरुआत मौर्य काल से हुई और ये आगे चलता ही जाएगा। श्रेणियां न्याय के कार्य भी करती थी, बैंक का काम भी करती थी, मतलब पैसे जमा करती थी, अपने नियम बनाती थी, अपने मूल्य तय करती थी। इसी व्यवस्था को श्रेणी व्यवस्था कहा गया, श्रेणी सिस्टम कहा गया। तो देखो लिखा हुआ है, मौर्य काल में औपचारिक शुरुआत हुई, व्यापारियों का संगठन था। श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसे जेठक कहा जाता था, जेठक। और जो प्रधान होता था एक श्रेष्ठी होता था, इसे सेठ, शेट्टी या चेट्टियार कहा जाता था। न्यायिक अधिकार, लोगों का धन जमा करते थे, खुद के नियम बनाते थे, खुद के सिक्के भी जारी करते थे, लोक कल्याण का काम भी करते थे और राजा को भी श्रेणी के धर्म का पालन करना चाहिए। देखो लोक कल्याण आज भी हमारे भारत में ना कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो उस समय श्रेणियों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, एक प्रकार से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम किया करते थे। ठीक है, आखिर में ये साहित्य हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार रिकॉल कर लें कि हाल जो कि सातवाहन राजा थे, उन्होंने गाथा सप्तशती लिखी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, उन्होंने महाभाष्य लिखी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। वात्स्यायन ने कामसूत्र, अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण और भास ने स्वप्नवास वदत्ता की रचना की। पहला नाटक माना जाता है स्वप्नवास वदत्ता की रचना की। तो इसी के साथ साथियों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने सारे डिमेंशंस को, सारे फैक्ट को पढ़ लिया है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये हमारी एप्लीकेशन है, प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उनको इनरोल कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए साथियों। थैंक यू सो मच।